हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। देखिए, जब से बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 के बाद, तो उसके बाद से डुअल गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो गया। मतलब एक तो नवाब होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन देता था, और जो एक डिप्यूटी नवाब होता था जिसको ब्रिटिश ऑफिशियल होते थे वो लोग, जो रेवेन्यू कलेक्शन देखते थे। तो ये जो दो अलग अलग हेड था, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था यहाँ का नवाब, नेटिव नवाब, और एक जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था जो ब्रिटिश होता था, इसको बोलते थे डुअल गवर्नेंस। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसकी वजह से ब्रिटिश भी परेशान था कि इसको चेंज करें। तो जब 1772 में वारेन हास्टिंग इंडिया आया एज ए गवर्नर जनरल, तो उसको बोला गया कि आप यहाँ पे काफ़ी ट्रायल करिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसने ये एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया था। इसमें 5 मेजर प्रोविजंस हैं। सबसे पहले ये कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। इसका ये मतलब है कि इससे पहले 3 जो मेजर प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, उन तीनों का अलग अलग गवर्नर, और वो तीनों अलग अलग रूल करता था, और वो तीनों अलग अलग जो था वो ब्रिटिश को रिस्पॉन्सिबल था। एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं था एक दूसरे से। लेकिन जब वो बोला कि आज से गवर्नर ऑफ बंगाल जो होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, तो इसका मतलब था कि अब ये दोनों प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास, उसके सबॉर्डिनेट होंगे। पहला ये प्रोविजन था। उसके बाद दूसरा ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा उस पर उनके साथ 4 और मेंबर होंगे जो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। उसके एड एंड एडवाइस से ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम कर सकेंगे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई वेटो पावर नहीं होगा। उसमें से जो मेजोरिटी में बोलेगा, 5 लोग हो गए, एक गवर्नर और 4, जो 3:2 में जो रेशियो में आएगा डिसीजन वही होगा। गवर्नर के पास कोई वेटो नहीं, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है। तीसरा ये था कि उस एक्ट के अंदर, 1773 के एक्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात हुई कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और बनाया भी गया 1774 में कलकत्ता में। पहले जो जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। उसके बाद चौथा प्रोविजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वेंट है उसको इस एक्ट से पहले प्राइवेट ट्रेड करने का आज़ादी मिला हुआ था। तो उनको बोला गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, अब सिर्फ आप ऑफिशियल ट्रेड करेंगे। ठीक है। और पांचवा ये प्रोविजन था कि अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंटरफेयर करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड अफेयर्स में। ठीक है। ये 5 मेजर प्रोविजन हुआ। अच्छा, इस एक्ट को समझने के बाद, पांचों प्रोविजन को देखने के बाद, ये समझ में नहीं आता है कि ये था किसके लिए। क्योंकि अगर आप एक्ट बनाते हैं इंडिया में आकर के, तो इंडिया के लोगों के लिए बनाएंगे, और इंडिया के लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं है इस पूरे एक्ट। तो फेल तो करना ही था, और ये फेल कर गया। उसके बाद इसमें और भी दिक्कतें, और भी जो डेफिशिएंसीज थे इस एक्ट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है ये बताया नहीं। बस बोला कि सुप्रीम कोर्ट बना दीजिए, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट ये पता ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट का और का जो जज है या जो जस्टिस है उसका और गवर्नर जनरल का क्या पावर होगा, इसको डिमार्केट ही नहीं किया। तो बहुत सारा इशूज था इसमें। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ था 1781 में, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किया गया, गवर्नर जनरल के पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। ऐसे एक्ट में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, बट कोई खास काम का नहीं हुआ। तब जाके 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनेगा। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।